है उसको नोट कर लो तुम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक महिला ने एक रिकॉर्ड बनाया है, मैंने बताया कि महिलाएं अगर कुछ उपलब्धि हासिल करती हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम लोग का बीए हो गया कि नहीं अभी? बीएससी किया? कहाँ से किया? एमपुर से। हमारा बीएससी था, हो गया हमारा बेटा? बीए फर्स्ट ईयर, कहाँ से? फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड का एग्जाम शुरू होने वाला है, टाइम पूरा हो गया। तुम लोग असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता है और प्रैक्टिकल भी होगा आपकी बार वाइवा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो हुआ नहीं होगा, तुम कहाँ जाने फर्स्ट सेमेस्टर क्लास चलेगी। देखो लिखो, अभी कल की खबर है तीरंदाजी विश्व कप में, लिखो तीरंदाजी विश्व कप। तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति बड़ी नाम है, अंडरलाइन करें, ज्योति ने, तो तुम लोग लिखा नहीं गया था ज्योति ने 3 स्वर्ण पदक जीते। ऐसा करने वाली, तो 3 स्वर्ण पदक यह इंपॉर्टेंट है, ठीक? ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला है। ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले यह उपलब्धि दीपिका ने प्राप्त की। दीपिका ने प्राप्त की थी। अब देखो इसमें कई प्रश्न हुए। पहले तो सीधे से पूछ दिया कि तीरंदाजी विश्व कप में किसने 3 स्वर्ण पदक जीते? ज्योति ने जीते, ठीक? अब जैसे प्रश्न ऐसे होते हैं, ज्योति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है या क्या सही नहीं? पहला उन्होंने दे दिया यह तीरंदाजी से संबंधित तो सही है। यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते, ये गलत हो गया। दूसरी है पहली महिला दीपिका है, ठीक? तो इसी में 3 प्रश्न बन गए। तो यह इसलिए समझा रहा हूँ कि जब भविष्य में तैयारी करोगी, क्योंकि तुम लोग 15-16 महीने के बाद मिल जाएगा, उसके बाद खुद पढ़ना है, तो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई तो तुम्हारी शुरू होगी कोचिंग के बाद। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तुमको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दुकानों की किताबों की भरमार है। दुकानों पर तो किताबें भरी पड़ी हैं, इतिहास में जाओ 10 किताब मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, संविधान की मिल जाएगी, लेकिन जो मार्गदर्शन है वह कहीं नहीं मिलेगा। इलाहाबाद लड़के क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ माहौल मिलता है, ठीक है? 10-20 सीनियर मिलेंगे आपको जो 5 साल 8 साल की तैयारी कर, वह आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए अब मैं जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर से ही, क्योंकि बीए को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जाते हैं, तो जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चों को बताना शुरू करता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। प्राइमरी तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना है, जूनियर में जाना है तो क्या करना है, इंटर में जाना है, डिग्री कॉलेज में जाना है, इससे तैयारी करना है, वीडियो को बेसिक करना है। तो मैं धीरे धीरे कुछ न कुछ क्वेश्चन से पूछता रहता हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा तैयार
मैं जब यहाँ आया अभी तो 3.5 साल हुआ, मैंने देखा बच्चे कुछ नहीं जानते। एक बार 4th सेमेस्टर में मैंने पूछा भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। जब हम 55 बच्चे बैठे थे फिर 2 लड़कियों ने हाथ उठाया। है ना गलत? नहीं बता पाए। अभी 7-8 महीना पहले आनंदीबेन पटेल आई थी यहाँ की, मैंने पूछा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम? ये सब चीजें इसीलिए मैं शुरू से बताता हूँ ताकि इसका जो तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ दिमाग में रहे कि ये पढ़ना। तो मैंने यही बताया कि पेपर जब आप पढ़ेंगे, यहाँ से कोचिंग बंद हो गई तब तो सेल्फ स्टडी हो गई। हमने कहा न्यूज़ पेपर जरूर पढ़ना है। न्यूज़ पेपर में तुमको ये देखना है ना कौन सी चीजें तुम्हारे काम की हैं। तुमको जैसे जो इंटरटेनमेंट ये पड़ेगा, ठीक, तो फिल्मी दुनिया खबर पड़ेगा या पीलीभीत का लोगर पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या खेल से नहीं मतलब है, लेकिन आपको मतलब है इसका विशेष ध्यान आपको, क्योंकि कोचिंग अब आप होंगे 10 दिन और चलिए, क्योंकि उनको बता रहे कि 18 तक तो बंद हो जाएगी, उसी में 2 दिन टेस्ट होगा आप लोगों का, 2 संडे निकल जाएंगे, 10 दिन क्लास हो जाते सर। तो यहाँ जितना आपको समझाया जाएगा वही आप लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जैसे आप लोग इतिहास पढ़े तो फिर भी मैं जब जो चीज़ लिखवा रहा था वो चीज़ आप नहीं पढ़ पाए। मैंने टू द पॉइंट चीज़ें बताई कि जो पूछता ही पूछता है। जैसे हमने कहा था कि 4 बौद्ध संधि हुई थी, 4 बौद्ध संधि हुई थी ना, कौन कौन सी हुई थी बताओ, क्रम से बताओ। सोचना पड़ता है ना, कोड लिखो, देखो 4 बौद्ध संधि। अब यह कोड हमने 20 साल पहले बनाया था और मुझे याद दिया है। सोचो मुझे पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए बता रहा हूँ। 4 बौद्ध संधि हुई थी ना। अब देखो बता, सुनो ऐसे नहीं, अब यहाँ लिखो र ब प क, रबपक, डैट कर देना, र ब प क, रबपक, डैट करके थोड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा लिखो, हो गया रबपक। र के नीचे डैश खींचो, रबपक है। अब अका अक लिखना है, हर एक के नीचे एक शब्द, र के नीचे अ, का, पर आग बनता का, रब, अका अप, और क, हो गया। ये कोड लिखा अका ठीक। देखो बेटा ऐसे करना है, देखो ये देखो रबपक हो गया, आकार हो गया, ये तो लिखना था, इसको ऐसे तुम लोग देखो 4 बौद्ध संधि है, रबपक आकार कभी नहीं भूलो, बस याद रखो रबपक आकार। अब क्या है, पहली दूसरी तीसरी कोई पूछ ले, पहले रबपक है, देखो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, क्लियर हो गया। पहला अध्यक्ष कौन था, अशोक, काला अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अब रखने की जरूरत नहीं, ये 2 बार रखा देते फिर कभी रखना ही नहीं था। भाई तुमने पढ़ा तो है ही, लेकिन तीसरा पूछ दिया कंफ्यूज हो गए, दूसरा पूछा कंफ्यूज हो गए। जब ये कोड याद रहेगा तो नहीं कंफ्यूज हो गए। रबपक आकार। अब जैसे भारत के कौन राज्य है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, सोचना पड़ेगा, रखना देना ना सोचना पड़ेगा। गजपत, ग ज प र, पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं, ग ज प र, पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं लिख लो और वहीं लिखो गजपत, ग ज प र, पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं। अब जहां ग लिखे उसके नीचे गुजरात कर दो डैश करके, ग ज प र, ग के नीचे डैश करो, गुजरात लिख दो, ज से जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, प से पंजाब हो गया, र से राजस्थान हो गया, खत्म।
तुमको खुद डेवलप करना है। अब देखना तुम लोग 2-3 बार जब इसको पढ़ लोगे ना घर पर पाकिस्तान घर पर, 10 साल बाद नहीं भूलोगे। मैं 20 साल पहले बनाया हूँ रब्बा का कार, आज तक नहीं भूला, कभी नहीं भूलोगे। तो इसको तुमको खुद डेवलप करना है, समझे? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको दिखा रहा हूँ जो कई बार पूछा जाता है। पहला तो राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इससे प्रश्न बनेंगे। क्या वो नहीं क्लियर होगा बताएं हम? तो साफ साफ लिखो और 1-2 बार जब पढ़ोगे फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, हर जाके कंफ्यूज मत हो जाना। अब तुम लोग लिखो राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर से प्रश्न 2-3 साल तक पूछे जाएंगे, समझे? या यूपी स्पेशल तो है ही, या भारत से संबंधित सबसे बड़ा प्रश्न है इस समय। तो इस राम मंदिर निर्माण द्वारा उद्घाटन हुआ ना, बड़ी चीज है ना, तो इसके लिए कई 100 सालों से लड़ाई चल रही है। तो इसमें कुछ डेट है, कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी, अंडरलाइन किया। तुम लोगों के लिए मैं खुद 2 घंटा पढ़ता हूँ, जबकि 6 घंटा में कॉलेज पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो तुमको लाभ मिलेगा। इससे तुमको ये भी पता चलेगा, जब इतना ज़्यादा लिखा है लेकिन मैं लिखाऊंगा 6-7 लाइन और इसमें लिखा है 100 लाइन। इससे तुमको ये भी पता चलेगा कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। कल तुम किताब खरीद के लाओगे, उसमें से चुनना कि पढ़ना क्या है, जो ज्ञान पूछ रहा है यह भी जानना जरूरी है ना तुम्हारा। नहीं तो किताब एक दिन उनकी मिलेगी करेगी, सब थोड़ी पढ़ना, काम की चीज़ें। अब जो बच्चा नहीं जानता है ना, तो बिना काम की चीजें उन्होंने कर लेता है, काम की छोड़ देता है। तो यह जानना जरूरी है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे आप प्राइमरी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम पंचायत अधिकारी की, चाहे लेखपाल की, चाहे किसी, कि हमको पढ़ना क्या है, महत्वपूर्ण ये। अब इसकी जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तारीख को आया या नहीं, कई बार डेट पूछा है, दिन के साथ पूछेगा। लिख लो 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, 9 नवंबर 2019 अंडरलाइन कर लेना। यह पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन फैसला दिया मंदिर के पक्ष में। तो 9 नवंबर, जरा बोल दो तुम लोग भी याद रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर की आधारशिला, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मंदिर की आधारशिला। कारण यह है, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है 2 साल बाद पूछे, बहुत पूछे। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ तो 2 साल बाद ये चीजें भूल जाएंगी, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि भूले ना। मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को इसके द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लिख लो। अब देखो बहुत सामान्य सी चीज थी, फिर भी तुम लोग को सोचना पड़ गया, इसीलिए मैं लिखवाता हूँ ताकि कल को समस्या ना हो और तुमको पता हो क्या चीजें। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐतिहासिक फैसला आता है उसकी तारीख आपको याद रखना, ठीक है? कोई भी ऐतिहासिक फैसला आएगा उसकी तारीख आपको याद रखनी है। अब नीचे स्टार बना के या हिंदी करके या डैश डैश करके मंदिर बारे में लिखते जाइए, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इतिहास में भी पूछा जा सकता है, करंट में भी पूछा जाएगा। मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? बहुत सुंदर। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है।
नागर शैली। अब नागर शैली के बारे में लिख लीजिए। नागर शैली हो गया, नागर शैली के बारे में लिख लीजिए। 5वीं शताब्दी ईस्वी, 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास हुआ। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट सिंपल है, नागर शैली में निर्मित मंदिर। अब नागर शैली विशेषता भी आपको याद लीजिए, इतिहास में प्रश्न बनेगा इसका। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसे इसको अंडरलाइन करना है आपको। जगती, जगती का पकड़ी मतलब, जिसे जगती कहा जाता है। जगती प्रश्न किसी प्रकार के बन सकते हैं ना, कुछ दिया जगती किसे कहा जाता है, तो नागर शैली में चबूतरे होते हैं उसको जगती कहा जाता है। कुछ दिया निम्नलिखित में से नागर शैली के बारे में क्या सही है, तो जितनी विशेषताएं जानते रहोगे तभी बताओगे क्या क्या सही है। अब नागर शैली इसलिए फेमस हो गई क्योंकि राम मंदिर उसमें बना, इसी इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। अब ये सब चीजें पहले थी नहीं ना, तुम लोग पढ़ते हो इतिहास ना, ये चीजें पहले अभी मैं कह रहा हूँ। मामला ये है कि मार्गदर्शन सही कहाँ मिले, जो तैयारी कर रहा हो वो बताएगा ना क्या पूछा जा सकता है। जगती हो गया, इसमें एक चीज और होता है, मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह होता है, ये भी नागर शैली विशेषता है। लिख लो, अगर लिखा है तुम्हारे पास तो कोई बात नहीं। मंदिर के मंदिर में मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह होता है। गर्भगृह जहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ये नागर शैली विशेषता है। गर्भगृह के सबसे ऊपर शिखर जैसी आकृति होती है। गर्भगृह के सबसे ऊपर शिखर जैसी आकृति होती है। गर्भगृह हो गया, शिखर हो गया। शिखर जैसी आकृति होती है जहां कलश तथा ध्वजा विद्यमान रहती है। जहां कलश तथा ध्वजा देखो, गर्भगृह हो गया, कलश हो गया, ध्वजा हो गया, शिखर हो गया, ये सब नागर शैली में है। ठीक, गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद रहता है। मंडपम हो सकता है किसी और शैली में।
5 मंडप हैं, लिख लीजिए 5 मंडप हैं। ये पूछ सकता है ना कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? 5, पांचों का नाम। आगे मंडप नहीं लिखा है तो तुम समझ जाना आगे मंडप लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे एक लिख लो नृत्य मंडप, एक है नृत्य नाच करने वाला, नृत्य मंडप। अगला है रंग मंडप, रंग के बाद हुआ का नहीं लगा, रंग मंडप। सभा मंडप, नृत्य हो गया, रंग हो गया, सभा हो गया, ठीक। प्रार्थना, प्रार्थना और कीर्तन। मतलब नाचना, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। एक जगह पढ़ लो तो भूलेगा नहीं। ये 5 मंडप हैं। मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है। मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो, LNT ब्रैकेट लिख देना, लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो ब्रैकेट में L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया। अच्छा, जो मंदिर में रामलला गर्भगृह में स्थापित किए गए जो मूर्ति है, यह कितने वर्ष के राम इंडिकेट करती है? 10 वर्ष। कितने वर्ष के रामलला की मूर्ति? 8। कंफ्यूजन हो गया ना, पहले तुम सही बता रहे थे, यही कंफ्यूजन रह गया। राम जी की मूर्ति जो है लिख लो हैं। मंदिर के गर्भगृह में रामलला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की स्थापना की गई है। 5 वर्षीय बाल स्वरूप। मुख्य वास्तुकार का नाम लिखो, मुख्य वास्तुकार जो पूरे मंदिर का ढांचा बनाए हैं। मुख्य वास्तुकार कोई बता पाएगा? मुख्य वास्तुकार जो पूरे राम मंदिर का निर्माण किए, लिख लो चंद्रकांत भाई सोमपुरा। सोमपुरा परिवार है ये पिताजी हैं और इनके 2 बच्चे उनके साथ हैं। सोमपुरा आप याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। चंद्रकांत भाई सोमपुरा, चंद्रकांत भाई, गुजरातियों का नाम ऐसे ही होता है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। तुम सही बता रहे थे, सोमपुरा, सोमपुरा परिवार, ठीक। अब जैसे इनका नाम बहुत हाईलाइट नहीं हुआ, हाईलाइट हुआ अरुण योगीराज का नाम, जब उन्होंने मूर्ति बनाई, मूर्ति निर्माण करता लिख लीजिए। ये तो पूरा वास्तुकार हो गए, मूर्ति निर्माण करता, ये जो वास्तुकार हो गए ये पूरे मंदिर के हो गए। अब जो रामलला की मूर्ति बनी है वो अरुण योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज। देखो मोबाइल में होने से फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बार लिखोगे तब फर्क पड़ेगा, नहीं तो वो नोट्स में पड़ा रहेगा। अरुण योगीराज द्वारा राम मूर्ति का निर्माण किया गया है। अरुण योगीराज, 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच, 4.24 फीट।
ऊंचाई 51 फीट है। पहले ऊंचाई को क्या बता दें? ऊंचाई 51 इंच, 51 इंच पहले लिखो। देखो इनसे कई प्रश्न बनेंगे और कई एग्जाम बनेंगे। अब जो रामलला की मूर्ति है उसके दोनों तरफ कौन है? लिख लो, रामलला की मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु। रामलला की मूर्ति के दोनों तरफ, रामलला की मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के अवतार उकेरे गए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार उकेरे, उकेरे मतलब उसपे बनाए गए। अच्छा, विष्णु के कितने अवतार? 10 का नाम पता है? विष्णु के 10 अवतार है ना, 10 का नाम पता है? लिख दो, विष्णु के 10 अवतार। ये तो इतिहास हो सकता है, लिखवाया गया लिखना है। देखो, मत्स्य मतलब, मत्स्य का मतलब समझ जाओ कि पहला अवतार मत्स्य है, ये भी पूछा है। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। अब केवल लिखते जाओ बस, मत्स्य हो गया। फिर कूर्म, कू म के ऊपर र, कपर बड़ा बनाना, कू म के ऊपर कूर्म। वराह, वराह, नरसिंह, नरसिंह, वामन, वामन, परशुराम, वामन के बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये अभी इंपॉर्टेंट है। भाई पढ़ने पड़े हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि यह कहाँ कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्कि, कल्कि अवतार की बहुत चर्चा होती है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अवतार कौन है? कल्कि। ठीक, यह भी पूछा जा सकता है। हाँ, कल्कि मतलब कलयुग, क से कलयुग, क से कल्कि। ठीक है, पहला भी पूछता है। तो ये जो 10 अवतार हैं, ये राम जी की जो मूर्ति है उसके चारों तरफ उकेरे गए हैं 10 अवतार। 10 कौन कौन से हैं? पूरा शुरू बताओ। पूरा करो, उनसे पूरा करो। 4 बार बोलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, पूरी कोशिश करो कि क्लास में ही जाते जाते तैयार हो जाए। इसीलिए हम बहुत फल इसी चीज में लेते हैं। ये तो हमारा क्या, बस खड़े करके अपना नोट करा के चले जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। रामलला के सिर के आसपास कौन सा निशान है, ये भी पूछ सकता है। रामलला के सिर के आसपास रामलला के सिर के आसपास ओम
ओम ओम स्वास्तिक ओम स्वास्तिक चक्र शंख शंख अरे शंख बजाते नहीं है शंख तथा गदा 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 अरे गदा हनुमान जी वाला ये सारी चीजें तुम्हारी नजर में बस यही पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं है ये कुछ और डाल देगा उसमें तीर धनुष डाल दिया गदा हटा के तो आपको लगेगा राम जी हैं और तीर धनुष तो होना चाहिए जिनमें सी बात है ना कि राम जी हैं और उसने पूछ दिया कि रामलला की सर के आसपास निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं उत्कीर्ण की हुई उसने चक्र लिखा स्वास्तिक लिखा ओम लिखा और लिख दिया तीर धनुष तो जब बच्चा नहीं जानता रहेगा तो कहेगा तीर धनुष तो होगा ही होगा ये राम जी है किसी और को मार देगा लेकिन तीर धनुष नहीं गदा है इसीलिए चीजें भाई और कैसे प्रश्न बनेगा यह मैंने आपको बताया नाम पढ़ो चाहो जब भी पूजा पाठ होती है उनका नाम होता है स्वास्तिक चिन्ह बनता है विष्णु जी का चक्र और संस्थान में रहता है हनुमान जी पे उनका गदा रखने की जरूरत कहा ऐसे जैसे मैंने बोला ऐसे तुम अपने मन में बोलो कि भाई अगर पूजा पाठ कोई भी चीज होती है ओम का प्रयोग होता है स्वास्थ्य आदमी बनाता है और विष्णु का अवतार है तो चक्र और शंख के हाथ में है हनुमान जी उनके प्रिय भक्त से काम रखने की जरूरत नहीं जान आया सबसे और ये कभी भी पूछ सकता है 2-4-5 साल तक पूछेगा क्योंकि बहुत बड़ी घटना है सारनाथ की मूर्ति के बारे में आज भी कुछ बनते हैं नहीं बनते ऐसे ही इस मूर्ति पर कई साल प्रश्न बनेंगे इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हमें सबसे जरूरी तो यह लिखवाना है अच्छा राम का संबंध किस वंश से माना जाता है सूर्यवंश सूर्यवंशी माना जाता है अगर पता है तो ठीक है लेकिन राम का संबंध सूर्यवंश से माना जाता है वही सूर्यवंश राम मंदिर की बात हो रही है तो ये चीज हो जानी जब राम विध्वंस हुआ था बांधे में बाबरी मस्जिद तो एक जांच कमेटी बनी थी बहुत फेमस उसका नाम लिख लीजिए वो भारत की सबसे लंबी जांच कमेटी है लिब्राहन आयोग देखिए लिब्राहन आयोग विवादित ढांचा था उसकी जांच के लिए जो दिया गया लिख लीजिए उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था सॉरी नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री लिब्राहन आयोग का गठन नरसिम्हा राव सरकार ने बाबरी विध्वंस की जांच के लिए किया था ठीक है लिब्राहन आयोग का गठन नरसिम्हा राव ने बाबरी विध्वंस की जांच के लिए किया या विवादित ढांचा की जांच के लिए जब तुमको सही लगे बस तुमको ये पता होना चाहिए कि लिब्राहन आयोग का गठन किस लिए हुआ था जैसे पूछ रहे ना लिब्राहन आयोग संबंधित है बाबरी विध्वंस से ठीक लिब्राहन आयोग का गठन जब हुआ प्रधानमंत्री कौन था नरसिम्हा राव ये लिख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग है स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग
बताओ, उत्तर प्रदेश का बजट पढ़े नहीं तुम लोग? पढ़ाया गया है? तो हम जो चीज बोले अगर वो लिखवाया गया है तो ठीक, नहीं तो लिख लेना, क्योंकि बजट से भी कुछ नहीं हो सकते। अगर लिखवाया गया है तो बात नहीं, हम बोलते जा रहे हैं, जो चीज ना हो उसको लिख लेना। कितने करोड़ रुपए का बजट है? लिखो, उत्तर प्रदेश बजट 24-25। एक बार ये पूछा था, चारों ऑप्शन में 4 डिजिट एक थी, अंतिम वाला चेंज किया। तो मतलब ये है कि पूरा आपको याद होना चाहिए। इतना बर्बाद एग्जामिनर था कि उन्होंने पूछा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने एक ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 4। मतलब क्या था कि पूरा आपको याद होना चाहिए। उनका क्या था कि लोग पूरा याद कर लेते थे, ये अच्छा 7 लाख। पहले ऑप्शन आसान आते थे, ऑप्शन जब कठिन आएगा तो पेपर कठिन हो जाएगा। बजट हो गया, लिख लिया, देखो 7 लाख संख्या बोल रहे हैं, चलो 7 3 6 4 3 7, 736 437, ऐसे याद करो। ऐसे याद करो, 7 लाख और 8 में याद करो, ऐसे याद करो, 736 400 नहीं भूलोगे, ऐसे याद करोगे 7 लाख 36 हजार 6000, ये है 400, गड़बड़, भूलना तय है। इसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना, 736 437, बस 736 437 करोड़ रुपए का व्यय। इधर देखो कितना है बजट, नहीं बिना देखे, हाँ पर्ची थे क्या तुम्हारी, बहुत ध्यान से देख रहे बुला लो, मिल लो, जाओ, हम 2 मिनट बाद पढ़ा देंगे। भाई जब से आई तब से देख रही है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कितना है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ ये भूलेगा नहीं, ऐसे लिखवाएगा कोई 7 लाख 36 हजार तो गड़बड़ा जाएगा। ये हो गया, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक चीज जान लो, बजट में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सर्वाधिक होती हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में लिख लो, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सर्वाधिक होती हैं। केवल इसलिए लिखवा रहा हूं, चाहे जितना घुमा के पूछ दो, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सर्वाधिक होती हैं। तो किसी में देगा पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस इतना जानना है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सर्वाधिक होती हैं, और कुछ चाहे जितना घुमा के दें, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सही उत्तर चुन लीजिए, चाहे जितना घुमा लें। होता क्या है कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं तो पूरा लिख पाते हैं, और बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एग्जैक्ट चीज पढ़िए क्या होता है, बस रुपया कहां से आता है, देखिए सरकार के पास रुपया कहां से आता है, नंबर 1 नंबर 2 लिखवा देना, रुपया कहां से आता है, रुपया कहां से आता है सरकार के पास, इनकम कहां से सबसे अधिक होती है। नंबर 1 राज्य का अपना कर राजस्व, राज्य का अपना कर राजस्व, जो राज्य स्वयं लगाता है टैक्स,
राज्य का अपना कर राजस्व नंबर 1 है। नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हिस्सा जो केंद्र देता है आपको। ठीक, 30% केंद्र देता है और राज्य का 70%। कोई मतलब नहीं है चुनने का, क्योंकि तो घटा बढ़ता रहता है। लेकिन और से अंतर जब जमीन आसमान का अंतर है ना, इसलिए बस पहला दूसरा याद रखिए, क्योंकि वो 38% है, ये 30% है। बाकी नंबर 2 पे जो है 15%, कोई मतलब नंबर 3 वाले का। तो केवल आपको क्या करना है, राज्य का जो टैक्स है नंबर 1 है कमाई का, और फिर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। अब रुपया जाता कहाँ है, सरकार का खर्चा सबसे भी कहाँ होता है, रुपया जाता कहाँ, सरकार का मुख्य रूप से रुपया जाते कहाँ जाता है, हम जैसे लोगों को पास करता है, तनख्वाह देने में, पेंशन देने में, एक युवा वेतन सरकारी कर्मचारी नंबर 1, वेतन सरकारी कर्मचारी। अब इसका अंतर बताते हैं। वेतन सरकारी कर्मचारी, नंबर 2 वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी। एक हो गया वेतन सरकारी कर्मचारी, एक हो गया वेतन सहायता प्राप्त सरकारी कर्मचारी। इसका अंतर क्या है देखो, दोनों एक ही से लग रहा है। एक है पूर्ण गवर्नमेंट, जैसे आपका राम भाई डिग्री कॉलेज, ठीक, यहाँ जो प्रोफेसर है वो पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण सरकारी, ठीक। उपाधि डिग्री कॉलेज जहाँ हम हैं वो है एडेड डिग्री कॉलेज, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान देती है, हम सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। क्या एडेड डिग्री कॉलेज होता है, एक होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एक एडेड डिग्री कॉलेज, दोनों की सैलरी सेम होती है। बस उत्तर प्रदेश सरकार इसको मान्यता देकर के इनके जो रेगुलर नियुक्तियां होती हैं आयोग से, उनको सैलरी वो देते हैं, ठीक। सारी चीजें एनपीएस जैसे हम लोगों का है। अंतर बस ये है कि ये एडेड है, इसीलिए बस लिखवा दिया गया ना ये चीज, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान करता है, हमको सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज, ठीक। एडेड कॉलेज ये पूरे पीलीभीत जनपद में एकमात्र एडेड कॉलेज है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहीं है, दूसरा तो नहीं है, ठीक, लेकिन एडेड पूरे वहाँ एक ही है। इसीलिए पूरे पूरे पीलीभीत की काफी हमारे यहाँ की जमा होने, पेपर यहीं से जाता है। राम भाई काफी बीमार है, एडेड डिग्री कॉलेज, दोनों में अंतर क्या है यहाँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के टीचर की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट 60 साल है, जितनी सारे सरकारी कर्मचारी हमारी कितनी है 5 साल। एक फायदा है ना। दूसरा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का टीचर किसी भी प्रकार से बाहर किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हो सकता, का प्रचार कर सकते, हम चुनाव लड़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये अंतर, ठीक। उन लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, हमारा जब तक होना चाहे कहीं नहीं होगा, यहीं से करा देंगे। तो इसमें सबसे अधिक पैसा सरकार का खर्च होता है, ठीक। वेतन राजकोषीय घाटा कितना है, बस ये लिखिए, राजकोषीय घाटा ना ना परसेंट लिखवाएंगे, पूछता है क्या, राजकोषीय घाटा 3.46%, 3.46%, ठीक। अब देखिए जो बजट प्रस्तुत किए हैं इसमें इन्होंने एक मुख्य चीज लिखी है, देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी दी जाती थी? एक कन्या बताओ 15,000। 15,000 देखो, दी जाने वाली राशि 15,000 को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखो आया। इस बजट में 15,000 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25,000। मतलब महिलाओं पर विशेष ध्यान सरकार दे रही है। अब है क्या कि योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लाभ ही नहीं ले पा रहे। भाई 25,000 सरकार दे रही, लाभ दीजिए। पहले 15,000 था, अब 25,000। दो का है सर, एक का दूसरे भैया उनका हम ड्यूटी पड़े, क्योंकि बजट में इसका 15 बढ़ा 25 किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। 15 ही सबको बता रहा हूँ। अब ये दे देता, अभी एग्जाम में कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंदर कितनी राशि दी जाती है, तो 15,000 मार दे। 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए। देखो चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एकदम आसे पास रहेगा। बजट में एक और नई चीज है, इसको लिखिए। IIT कानपुर में जो 500 बिस्तर 500 बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, 500 बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ, अब यही पूछेगा तुमसे, स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना। तो एक सीधे सीधे पूछेगा इसकी स्थापना कहाँ की गई है, IIT कानपुर में की गई है। या यह भी पूछ सकता है कि बजट में किस योजना को प्रस्तावित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और ये एक चीज ठीक है। क्या वो छूट गया? लिखो। अब आवंटन ही पूछता है कि बजट में सर्वाधिक आवंटन किन विभागों को दिया गया। देखो प्रमुख विभागों को आवंटन, बस 1 2 3 करके लिखवा देना। प्रमुख विभागों को आवंटन, तो सर्वाधिक आवंटन किसको हुआ है पैसे का? हो गया। बजट में सर्वाधिक आवंटन किसको हुआ है? नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा, नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा, नंबर 2 ऊर्जा, नंबर 3 पुलिस विभाग। ये प्रमुख विभागों का आवंटन है।
जगह नहीं मिलती तो किस विभाग को सरकारी लागू किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा मतलब बेसिक स्कूलों को, फिर ऊर्जा विभाग को, फिर पुलिस विभाग। ठीक, अब प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, किन योजनाओं को सबसे अधिक पैसा दिया गया? प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। अब देखिए, ये पढ़ाने का बताने का तरीका ये है कि आपको भविष्य में भी यही चीजें पढ़नी है, यही पूछता है बजट से। नहीं तो होता क्या है कि बजट इतना बड़ा होता है 600 पेज का कि आप पढ़ते रह रहे हैं। उसमें यही हम लोगों का अनुभव 15 साल का कि क्या पूछता है, यही निचोड़ निकालना। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन नंबर 1 है जल जीवन मिशन, 22,000 करोड़ दिए गए हैं। जल जीवन मिशन, नंबर 2 है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, जो तुम लोगों ने लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर बजट लिखा है, उत्तर प्रदेश बजट है, उसको ब्रैकेट में लिखो ग्रीन बजट। इस बजट को ग्रीन बजट कहा जा रहा है, मतलब पर्यावरण अनुकूल बजट कहा जा रहा है। या तो नीचे लिख लो कहीं, मतलब जो बजट है उत्तर प्रदेश का, इसको ग्रीन बजट, पर्यावरण अनुकूल बजट कहा गया है। ग्रीन बजट, पर्यावरण अनुकूल। ग्रीन बजट का यही मतलब हुआ, पर्यावरण अनुकूल। अब लिखो इसी बजट वाले में नीचे स्टार्ट करके, 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। उसका है कितने नए मेडिकल कॉलेज? 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। हो गया बजट खत्म। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और चीजें आती थी। किन चीजों के उत्पादन में ये देश में प्रथम है? किन चीजों के उत्पादन में यह देश में प्रथम है? देश में प्रथम स्थान, पूरा लिखो तो कई चीजें देश में प्रथम स्थान। लिखवाएं? लिखो कुल खाद्यान्न, मतलब टोटल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 वाला मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, कुल खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर। मसूर की दाल होती है। ये तो फसलें हो गई। अब नीचे लिख लो कुल पशुधन में भी नंबर 1 है ये। कुल पशुधन मतलब भेड़, बकरी, कुल पशुधन। बागवानी उत्पादन, बागवानी, अरे सब फूल नहीं उगाए जाते हैं। बागवानी उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, सर्वाधिक सब्जियां लिए मिलती हैं। आंवला, अमरूद, आंवला, अमरूद, दूध और मांस, इसमें भी नंबर 1 नहीं है। ठीक है,
ये हो गया। अब नीचे लिखो कुछ और चीजें नंबर 1 में, कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल नलकूप और नहर सिंचित क्षेत्रफल, इन 3 चीजें आगे दी, ठीक है। नलकूप और नहर, नलकूप क्या होता है? हैंडपंप, जो चलाते हैं खेतों में, क्या करते हैं? ट्यूबवेल, सब इसमें आ जाएगा। नलकूप और नहर, ठीक है। इसमें भी नंबर 1। अब जो इम्पॉर्टेंट है जो पूछ देते हैं, ये तो पूछते ही हैं उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, तो ये दे देंगे। अब इसे इसमें दे देंगे, इसमें तो लिखा है मसूर उत्पादन में क्या है नंबर 1, उसमें दे देगा मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। 3 सही देगा, 1 गलत देगा। तो तुमको पता है मसूर उत्पादन में नंबर 1 है ना, तो उसमें दे दिया मसूर उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो तुमको उसी को सही ठीक करना है कि ये गलत है। दूसरा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत हुआ कि मसूर उत्पादन में दूसरा दिखा रहा है उसको, आएगा पहला। ठीक, प्रश्न ऐसे बनेंगे कौन सही है कौन नहीं सही है। अब लिखो भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किन चीजों में? द्वितीय स्थान लिखो, खाली तो प्रथम स्थान लिख ही लिए तुम लोग, अब लिखो द्वितीय स्थान 3 चीज में है। द्वितीय स्थान चावल, चीनी, बाजरा, चावल, चीनी, बाजरा। चाची बाप, चाची जानते हो ना, गांव में चाची हैं तुम्हारे, तो चाची बाप, चाची हैं आपके पास, चाची बाप, इसमें दूसरा स्थान है। चावल, चीनी, बाजरा। जब मैं कहा चाची बाप तो ऐसे देख रही है, हमारी चाची पूछ रहे थे चाची बाप, ये कोड बता दीजिए करने मतलब भूल लोगे नहीं कभी। ये तो हो गया ये। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज ये इनके बारे में हमने पॉइंट आउट किया है, इसको लिख लीजिए। अभी तो हम इसे जनगणना करना आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो चीजें अभी सामने दिख रही हैं उसको लिख लो, जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट है। अब पूरे पेज में केवल हमने 3 चीजें ही अंडरलाइन की हैं, ये अनुभव से पता चला, नहीं तो आप लोग तो पूरा रंग डालते। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डाल्फिन नहीं है, गंगा डाल्फिन है। आप कह रहे हैं उससे कहीं डाल्फिन नहीं है, तुमने सही कहा है, गंगा डाल्फिन है। पूरा सुना करो, ऑप्शन में डाल्फिन भी रहेगा। गंगा डाल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, लिख लो हमें नहीं पता है। गंगा डाल्फिन राजकीय जलीय जीव। नीचे लिखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पॉइंट करके लिखते जाना, स्टार बना दिया करो, डैश कर लिया करो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर 100 में कितने % लोग काम कर रहे हैं? कार्य सहभागिता दर ये किसका है, कितनी है? कार्य सहभागिता दर 32.94% है। अब तो बढ़ गई होगी, क्योंकि 2011 जनगणना है, कैसे हुई जनगणना आई नहीं। अब जब 21 की जनगणना आएगी तो आपको इसको अपडेट करना है। समझ रहे नहीं बात? या अभी होता क्या है, जनगणना 10 साल की होती है, इस बार सरकार ने कराई नहीं।
पहली बार ऐसा हुआ है कि बैटिंग होगी। 2024 आ गया और जनगणना पूरा 1-1.5 साल लगता है। अब अगली जनगणना 26 में आता है, 21 को मिल गया, कायदे से 2021 में आना चाहिए। तो अब जो ये दर है 32% 35% लगभग, ये बढ़ के हो सकता है 39 हो गई, 40 हो गई। तो आपको अपडेट करते रहना है। एक चीज हमने लिखवाया था फसल गहनता, सस्य गहनता लिखवाया था 156 लिखवाया था, वो अपडेट हो गई है, उसको लिख लो, फिर से लिख लो फसल गहनता 165.6% हो गई है। ये करंट डाटा हमको मिल गया है। तो हमने लिखवाया था ना फसल गहनता सस्य गहनता, जो भी तुमने लिखा होगा उसको देख करके सही कर लेना। 165.6 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये अब अगला जो डाटा आएगा 2 साल बाद, तो फिर आपको अपडेट करना है इसको 165.6%। डाटे अपडेट होते हैं जब नए डाटे आते हैं, तो उसको आपको अपडेट करते रहना है। हाँ, और एक चीज जो बार बार पूछते हैं उसको लिखो। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, प्रति व्यक्ति, देखो लाइट क्यों कम रहती है, अभी ये सामने आ जाएगा। बिजली जो कटती है, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, एक व्यक्ति कितनी बिजली का उपयोग करता है उसका है। प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोग कितना है? बताओ आप, बताओ। 401 किलोवाट घंटा, 401 किलोवाट, याद रखिएगा 401 किलोवाट प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है। 401 किलोवाट घंटा। ये तो उपभोग हो गया। अब नीचे लिखे प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है आपके स्टेट में? एक 112 किलोवाट, 112 किलोवाट। अब सोचो उत्पादन कितना होता है? उत्पादन और खर्चा कितना है? कहाँ बिजली रहेगी, तो इसलिए खरीदनी पड़ती है। भैया पैदा हो रहा है 2 रुपया, खर्च कर रहे हैं 4 रुपया, तो घाटे तो रहेंगे। अब देखो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लाइट कटना शुरू हो जाएगी, कहीं फाल्ट होगा, कहीं जल जाएगा ट्रांसफार्मर, आम बात है। गांव में कभी कभी 3 दिन लाइटें नहीं आती है। एक चीज और लिखो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना तो किस समय हुई थी? लिखो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959। हो गया। उसी के नीचे डैश डैश कर दो, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। ये जो पावर कॉर्पोरेशन है ना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना। उन्नीस सौ 99।
सारी चीजें लिखाएंगे, कौन कौन सा संस्थान कहाँ है और कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जो पहले इन्होंने डाटा दिया है जो हमको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, ये आगे विस्तृत में ये लिखो, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, बहुत फेमस है ये कहाँ है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। एक बार पूछा था हरदुआगंज में क्या है, क्या है? ताप विद्युत गृह। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? नरौरा। लिख लो, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा। न है, न मतलब नानी। नरौरा ब्रैकेट में लिखो बुलंदशहर। कभी कभी नरौरा नहीं पूछता है, बुलंदशहर के देगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? सीटें राज्यसभा सदस्य 31 है, पता ना हो लिख लो। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य समझा के तुमको बताया गया था। राज्यसभा सदस्य 31, विधान परिषद सदस्य 100, विधान परिषद सदस्य 100, अब सबसे आसान सवाल, विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो सोच के बताना तुम लोग। अब लिख लो भैया 403, विधानसभा में सदस्य 403। इस संविधान संशोधन से इंग्लैंड हटा, इस संविधान संशोधन 104वां, कहाँ 300 पहुंच गए तुम लोग? 403 हो गए। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ये बस यही पूछेगा 104वां किससे संबंधित? एंग्लो इंडियन। अब सोचो हमको कहाँ से याद है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हमारा विषय थोड़ी है, लेकिन जो आदत हमने डेवलप की उसी का परिणाम है कि हम अपडेट हैं। कुछ योजनाएं हैं जो केवल डेट पूछते हैं बार बार, बाकी एक लिखो बार बार डेट पूछा, कई बार रिपीट किया गया। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना की डेट लिखो, कई बार पूछा गया। अब सोचो इतनी पुरानी योजना है, एक बार बार पूछ देता है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001।
करंट आप देख लीजिए। कोविंद समिति किससे संबंधित है? कोविंद समिति बहुत ही फेमस, बहुचर्चित। कोविंद कौन है? हाँ, क्या थे? क्या थे? इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, बहुत चर्चा हुई। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति। लिख लो, कोविंद समिति लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए है। तब कंफ्यूजन था ना, नहीं होना चाहिए। लिखो कोविंद समिति। कोविंद समिति लिख लिया। अब आगे डैश कर दो। लोकसभा व सभी राज्यसभा, मतलब राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक ही साथ, अब देखिए इसमें यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, एक ही साथ दो चरणों में कराने की सिफारिश की। उसमें एक ऑप्शन रहेगा एक चरण। इतना ध्यान रखना, इसलिए मैंने पूरा लिखवा दिया। 2 चरणों में कराने की सिफारिश की। इन्होंने 2 अनुच्छेद की ही चर्चा की है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट इनकी है, कितने पेज की है? 18,600 मत लिखो, मतलब आश्चर्यजनक चीज बता रहा। 18,626 पेज की रिपोर्ट। कौन पढ़ पाएगा? 18,626 पृष्ठ की रिपोर्ट, बताइए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं लिख पाता हूं। इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 83, क्या है 83? देखो इसी में नीचे कर दिए, संविधान के अनुच्छेद 83 ब्रैकेट में लिखो संसद की अवधि, उससे संबंधित है ये। 5 साल में चुनाव होते हैं ना। संविधान के अनुच्छेद 83 ब्रैकेट में संसद की अवधि ब्रैकेट बंद, और अनुच्छेद 172 अनुच्छेद 172 ब्रैकेट में राज्य विधानसभा की अवधि ब्रैकेट बंद, राज्य विधानसभा की अवधि ब्रैकेट बंद में जरूरी संशोधनों की सिफारिश की है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, में जरूरी संशोधनों की सिफारिश की। यह किस लोकसभा, मतलब कौन सी भी लोकसभा के गठन के चुनाव हो रहा है? 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बताए ना, इसके साथ कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है। कोड बताए थे, कोड बताए थे ना। कोड क्या बताए थे? अ आ ओ सी, अ आ ओ सी। अ से आंध्रा, आ से अरुणाचल, अब आ हो गया आंध्रा अरुणाचल।
ओ उड़ीसा, सिक्किम, ओ सी। जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसी के साथ इन विधानसभा चुनाव में भी, मतलब विधानसभाओं में भी चुनाव हो रहा है। लोकसभा के साथ साथ आंध्रा, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम, ओसी या उसी, जो भी कर लो, उसी, ठीक है, उसी। तो रटना नहीं पड़ेगा, जब ऑप्शन आएगा तो ये रहेगा ना, तुम चाहे जैसे बना लो भाई, चारों में हो रहा है, तुम चाहे जैसे बना लो। ये 4 राज्य हैं, अब तुम चाहे आंध्रा को पहले कर लो, चाहे उड़ीसा पहले कर लो, चाहे अरुणाचल को कर लो, चाहे सिक्किम कर लो, चाहे किसी को दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। यही 4 राज्य हैं जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। देखो यह जो लोकसभा चुनाव हो रहा है कितने चरणों में हो रहा है? केवल 3 राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। भाई यूपी में तो होगा ही, एक बिहार है इतना बड़ा और दूसरा बंगाल। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव है। ये लोगन करेगा क्योंकि तो उसमें ऑप्शन कई आएंगे ना, महाराष्ट्र भी आएगा, राजस्थान आएगा, एमपी आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव है। क्योंकि ऑप्शन में जब बड़े बड़े स्टेट आएंगे ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए लिख लीजिए, एक तो आपका प्रदेश है ही, और दूसरा कौन प्रदेश आपका? पड़ोसी। भाई उत्तर प्रदेश का भाई है ना बिहार, तो यूपी बिहार हो गया। अब बंगाल क्यों? बंगाल में हिंसा हो चुकी है, इसलिए बंगाल। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 543, ठीक। 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए लिख लीजिए। लोकसभा की 543 सीटों में 84 सीटें SC, 84 SC, ये पूछा गया प्रश्न है। 84 SC और 47 ST। 84 और 47 ST के लिए, ST मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यह लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं 84-47, यह प्रावधान 10 वर्षों के लिए किया जाता रहा। ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो 10 वर्ष के लिए किया गया। तो फिर सरकार आई कोई भी, वो फिर एक नया संशोधन आई, 10 साल कर दी, फिर अगली आई 10 साल कर दी। अभी हाल ही में देखो 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 104वें, जिसमें एंग्लो इंडियन को हटाया गया ना, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह आरक्षण जो तुमने लिखा है 84 और 47, यह आरक्षण 2030 तक के लिए और मैंने बताया था कि इसी संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति होती थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, नहीं पता, बात में कंफ्यूजन हो तो लिख लो, इसी संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के सदस्यों को हटा दिया गया है।
बस बाकी सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज आपको बताई गई हैं, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पूछी